आइए आप लोग एकदम प्लीज, हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। कल के क्लास में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में शुरुआत किए थे और बोल दिए थे कि पर्पस क्या है। पर्पस बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल सॉल्व कर लेना, दिस वाज द पर्पस। तो कुछ बात हो चुका है प्रीवियस वीडियो में और आप लोग को हम बता दिए थे कि किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसका डायरेक्शन, मेन इसका फंक्शन है डायरेक्शन के बदलने के साथ। अल्टरनेटली अगर डायरेक्शन बदलता हो, मैं थोड़ा देर के लिए मान लीजिए क्लॉकवाइज है किसी लूप में और फिर आफ्टर सम टाइम काउंटर क्लॉकवाइज हो जाए, फिर क्लॉकवाइज, फिर काउंटर क्लॉकवाइज, माने अल्टरनेटली अगर करंट का डायरेक्शन बदलते रहे देन इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इस पर बोले थे। अब देखिए धारा का मैग्नीट्यूड कैसे बदलेगा, वो तरह तरह से बदल सकता है। डायरेक्ट करंट में क्या रहता है कि उसमें करंट का वैल्यू जो है ना यूनिडायरेक्शनल होता है, वो उसमें डायरेक्शन फिक्स रहता है, जो है यूनिडायरेक्शनल होगा, माने एक ही दिशा होगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। हाँ, उसमें भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड घट बढ़ भी सकता है, समझे कि नहीं। मतलब डायरेक्ट का मतलब एक दिशा, ठीक है। अल्टरनेटिंग का मतलब लूप में करंट का डायरेक्शन का बदलना, जस्ट डायरेक्शन का रिवर्स कर जाना। एक लूप में करंट का क्या डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, इस तरह से। तो किसी एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव करके दिखाएंगे, दूसरे को हम लोग नेगेटिव करके दिखाएंगे। अच्छा, कांस्टेंट जैसे डायरेक्ट करंट की ही बात करें, आप लोग देखिए इस तरह का सर्किट में हम लोग बात देखे थे, ये तो अल्टरनेटिंग का हो गया। यहाँ एक बोले थे प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ उसमें बताए थे कि अगर इस तरह का सोर्स अगर कनेक्ट करिएगा इसमें करंट बहते रहेगा। अब डायरेक्ट करंट फिर थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं, ये तो अल्टरनेटिंग का चर्चा किए थे, एक चीज और थोड़ा सा आज बोल रहे हैं डायरेक्ट पे। ऐसे देखिए, मान लीजिए कि हम इस तरह से दिखा रहे हैं, एक करंट हम ऐसे दिखा रहे हैं, माने मैथमेटिकली एक ग्राफ के माध्यम से इधर हम करंट दिखाएं। रुक जाइए एक मिनट के लिए। फिर हम रिफोकस कर रहे हैं थोड़ा डायरेक्ट करंट पे। ऐसे एक करंट है, ऐसे कहीं करंट दिखाया गया, मैथमेट मैंने ग्राफ के माध्यम से हम करंट दिखाए। इधर हम दिखा रहे हैं टाइम को, इधर दिखा रहे हैं ये करंट को। मान लीजिए करंट का कोई खास वैल्यू है, इस वैल्यू को हम ए कहें, इतना ए मैग्नीट्यूड का करंट है। ऐसे ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव दिखाए हैं, मतलब कोई एक डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन है इसमें है, ठीक है, डायरेक्शन एक ही है इसमें और वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट डायरेक्ट करंट हुआ। ये कुछ इस तरह का जब सर्किट रहेगा, मान लीजिए इस तरह का एक सर्किट हो, एक रेसिस्टर हो और उसमें एक ऐसे बैटरी कनेक्टेड है, इस ढंग का है, एंड इस सर्किट में करंट है। तो इसमें जो करंट सेटअप होगा ये डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट, एक ही दिशा में बहेगा इस लूप में। माने ऐसे इसमें यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब हुआ, कल बोले थे कि एक लूप में उसका कोई एक सेंस होगा, ऐसे अगर जा रहा है तो ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्ट करंट। आप बात समझ गए। यहाँ सुनिए, पहले बात को सुनिए, ये आपका डायरेक्ट करंट हो गया। एक इस तरह का भी करंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये भी डायरेक्ट करंट ही होगा, मान लीजिए कोई करंट ऐसे है, इस ढंग का है, इस तरह से दिखाए करंट ऐसे। मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू है, इस वैल्यू को हम I0 बोल देते हैं,
ये हमारा I0 है, ओके, एक वैल्यू I0 है। इधर हम I को प्लॉट किए हुए हैं, इधर हम टाइम को प्लॉट किए हुए हैं। तो देखिए इसमें साइन तो हमेशा पॉजिटिव है, साइन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कोई एक डायरेक्शन है, नेगेटिव नहीं हो रहा है। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव से, उल्टा डायरेक्शन को दिखाना होगा तो नेगेटिव से दिखाएंगे। यहाँ ऐसे है, तो इसमें देखिए तो ये वैल्यू भले इसमें डिक्रीज कर रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव, वैल्यू भले डिक्रीज कर रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव, ठीक है। और आप लोग को बताए थे ये आरसी सर्किट, आप लोग को बताए थे डीसी सोर्स के साथ। मान लीजिए एक ऐसे कैपेसिटर हो, याद करिए ये कैपेसिटर ऐसे बनाए थे, आप लोग को याद होगा, इधर से ला करके ऐसे रेसिस्टर कनेक्ट किए थे, याद है। एक रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस आर है, कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है, और एक बैटरी है जिसका ईएमएफ एक्सआई है, याद है, जस्ट आप लोग को पढ़ाया है कुछ दिन पहले। तो जब इसको हम लोग ऐसे क्लोज करते हैं तो इसमें इमीडिएट एक करंट सेटअप होता है। जिस इंस्टेंट पे क्लोज करते हैं सर्किट को उस समय सबसे ज़्यादा करंट होता है। सबसे ज़्यादा करंट को अगर I0 कहें तो आप लोग को याद होगा उस समय ये इसका बोले थे कि इसका व्यवहार क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह होता है। इस पर चार्ज नहीं होता है, इस पर वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है, जो होता है सो रेसिस्टेंस में होता है। तो उस समय क्या होता है, अगर इसका EMF I0 है, करंट उस समय का मैक्सिमम करंट होगा I0 एंड ऐसे रहता है। और I0 आपको क्या हो जाता है, A/R हो जाता है, याद है ना। ये मैक्सिमम करंट होता है। और उसके बाद क्या होता है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है लेकिन डायरेक्शन वही रहता है। करंट इसमें मान लीजिए कि अगर ऐसे है करंट, इस लूप में ऐसे करंट का डायरेक्शन है तो ऐसे ही रहेगा, ये घटते जाएगा, अंत में घटते घटते जीरो हो जाएगा। बस समझे कि लेकिन है क्या, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट में ये डायरेक्ट में कैसा है, कांस्टेंट कर माने एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। इसमें डायरेक्ट है, एक ही दिशा में है लेकिन मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। तो ये जो है मतलब एक चिन्ह से दिखा रहे हैं, पॉजिटिव से दिखाएं। इसमें डायरेक्शन फिक्स्ड है, इसमें भी मान लीजिए करंट का डायरेक्शन हम लोग ऐसे बोले, बाद में करंट इसमें जीरो हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को फाइनली रोक देता है, अंत में सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे इधर से करंट जा रहा था इस पर जा करके चार्ज जमा हो रहा था, जमा होते होते इतना जमा हो जाए ताकि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इसके ईएमएफ के बराबर हो जाए, तो उस समय सर्किट का करंट जीरो हो जाता है। रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाता है, करंट ही जीरो हो गया रेसिस्टर के से हो करके, तो उसके टर्मिनल के वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो यहाँ वोल्टेज जीरो हो जाता था और मैक्सिमम वोल्टेज इसके बराबर इसके पास होता था, जो इसके ईएमएफ के बराबर हो जाता था। बोलिए, या टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा उस समय उसके बराबर हो जाता है। करंट तो सर्किट का जीरो हो चुका है, तो ये भी डायरेक्ट ही है, ये भी डायरेक्ट ही है। इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। इसमें डायरेक्शन तो फिक्स्ड है किसी खास डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। समझ गया कि नहीं। तरह तरह का डायरेक्ट करंट हम लोग दिखा सकते हैं, एक ऐसे है, ठीक है। मान लीजिए हम ऐसे ही कहीं दिखाए, ये ग्राफ हम आप लोग के लिए ऐसे बना दें। मान लीजिए कहीं दे दे कि इस तरह का करंट है, ये हम इस तरह का करंट दिखा दिए। दिस एक ग्राफ है, जस्ट एक मैथमेटिकल इक्वेशन समझिए। तो अगर मान लीजिए इधर हम करंट को प्लॉट किए हैं और इधर हम टाइम को प्लॉट किए हैं, ये कोई टाइम है, टाउ टाइम है ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा I0 मैक्सिमम वैल्यू है करंट का। ये करंट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, बोलिए, लेकिन है क्या, डायरेक्ट है। इसको डायरेक्ट करंट को इंडिकेट कर रहा है, एक ही डायरेक्शन पॉजिटिव है, उल्टा नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग बात को समझे। तो ये इतना तो फिगर समझ गए आप। कहीं हम ऐसे बने, ऐसे भी देखिए इस तरह का आपको मिल जाता है डायरेक्ट करंट। मान लीजिए इधर हमारा I है, इधर हमारा T है, ये ऐसे ग्राफ गया ऐसे, उसके बाद सडन जीरो, उसके बाद ऐसे सडन जीरो, ऐसे ऐसे, नहीं समझे। सा टूथेड बोलते हैं, सा माना आरी, आरी के दांत की तरफ
आरी के दांत की तरह ये है, ऐसा चर्चा में रहता है। हम थोड़ा सा आपको एडवांस कर दे रहे हैं, बस समझे कि नहीं। मैं ऐसा भी, ये भी डायरेक्ट करंट, इट इज डायरेक्ट करंट, बस समझे कि नहीं। मान लीजिए, लेकिन इसमें क्या है, ये जीरो से वैल्यू बढ़ते 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 मैक्सिमम, और उसके बाद फिर जीरो से शुरू कर रहा है, उसके बाद जीरो से होते होते मैक्सिमम, उसके बाद फिर जीरो से शुरुआत कर रहा है। लेकिन ये सब क्या है, डायरेक्ट, एक ही डायरेक्शन में, ऑल आर डायरेक्ट करंट्स। समझ में आया कि नहीं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड घटे चाहे बढ़े, बस समझे कि नहीं, लेकिन रहेगा एक ही डायरेक्शन में, देन इट इज डायरेक्ट। ठीक है। अल्टरनेटिंग मतलब डायरेक्शन एक के बाद एक बदले, थोड़ा देर के लिए कोई एक डायरेक्शन, उसके बाद कोई दूसरा डायरेक्शन, दैट इज अल्टरनेटिंग। नहीं समझे क्या। ये इस ढंग के अल्टरनेटिंग के ग्राफ खींचे थे, उसको थोड़ा रिपीट भी हो गया। ये क्लास जब स्टार्ट होता है तो रिपीट हो जाता है। जिन लोग का क्लास छूट गया होगा उन लोग का फायदा हो जाएगा। जो हम लोग को मेन फोकस करना है अल्टरनेटिंग पे, वो ऐसे ऐसे। मान लीजिए हम एक आपको ग्राफ दिखाए, एक ऐसे ग्राफ है इसका, छोटा हो गया। ऐसे समझिए, एक वेरिएशन का स्टाइल है। मान लीजिए करंट कहीं ऐसे है, ठीक है, ये क्या है, ये भी अल्टरनेटिंग है, ये अल्टरनेटिंग है। क्यों, मान यहाँ इसका जीरो यहाँ है, इसका जीरो यहाँ है, और उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पे दिखाए, इसका वैल्यू इधर आई जीरो है, और मैक्सिमम मान आई जीरो बोल रहे हैं, पिक वैल्यू यहाँ पे है, ये आई जीरो होगा, इतना मान आई जीरो है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, इधर टाइम प्लॉटेड है, तो टाइम के साथ साथ करंट का मान बढ़ा है, बढ़ते बढ़ते आई जीरो तक गया है किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, ये घटा है, ऐसे घटा है, और घटते घटते जीरो हो गया है, सेम डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते, मतलब जीरो से बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 5, 5 से घटते घटते जीरो, मतलब वैल्यू कम हुआ। एक ग्राफ है, ये बता रहा है कि समय के साथ साथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक करंट का डायरेक्शन तो कोई एक है, क्लॉकवाइज मान लीजिए है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा है, बढ़ते 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 एक मैक्सिमम, और फिर घटते घटते जीरो, उस तरह का है। उसके बाद क्या हो रहा है कि डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है, एंड उल्टा डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, और उल्टा डायरेक्शन में ये कहाँ तक गया, ये जो हुआ इसका वैल्यू उल्टा डायरेक्शन में आई जीरो हो गया, मैंने ऐसे जा रहा था, फिर उल्टा डायरेक्शन में बढ़ करके आई जीरो हो गया, तो उल्टा डायरेक्शन में है इसलिए उसको हम माइनस बोल रहे हैं। नहीं समझे क्या। मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब तक जा रहा था तब तक उसको हम लोग प्लस बोले, समझे कि नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, जब काउंटर क्लॉकवाइज हो गया तो उसको हम लोग माइनस चिन्ह के साथ साथ दिखाए, और इस तरह का हमारा वेरिएशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है हमारा अल्टरनेटिंग है, इसमें डायरेक्शन बदल रहा है, जीरो से बदलते बदलते प्लस आई जीरो, अब घटते घटते जीरो, और फिर ये माइनस आई जीरो, माइनस आई जीरो एंड प्लस आई जीरो के बीच में एक ग्राफ है। माइनस आई जीरो का मतलब करंट का एक उल्टा डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन जो पहले जिसको प्लस माने थे, मान लीजिए क्लॉकवाइज था उसको प्लस माने थे, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते ये आई जीरो तक चला गया, ये ग्राफ है।
और ये देखिए ये ग्राफ साइन फलन की तरह है आपका। साइन फलन में मान क्या होता है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो, फिर यहाँ एक मैक्सिमम, और फिर माने आइए घटते घटते माने मैग्नीट्यूड में, और यहाँ पे आकर के जीरो हो गया। ठीक है, ये इसका बुझिए एक चक्र है ये। अब फिर यही चीज मान लीजिए रिपीट करने वाला है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे बनाया है, ये चीज देखे ना, ये वाला कर्व, क्या किया जाए, नहीं समझे, इसको समझिए। इतना देर को मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो दिख रहा है, जैसे एक, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज वन साइकिल, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड साइकिल है। ये एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल। अब यही चीज रिपीट करेगा। मान लीजिए एक डायरेक्शन में गया, इस तरह का सर्किट है। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे ही सर्किट है, एक सर्किट है, इसमें हम क्या किए हैं, इस तरह का ये सोर्स, इस सोर्स को बोलेंगे अल्टरनेटिंग सोर्स है मेरा, ऐसे अल्टरनेटिंग सोर्स है। अल्टरनेटिंग सोर्स को हम लोग देखिए ना, इस तरह से साइन वाला कर्व है वैसा ही इसमें बनाते हैं सिंबल में, इसका मतलब हुआ अल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, अब इसमें करंट, ये सोर्स इधर की ओर करंट भेज रहा है, ऐसे ये करंट भेज रहा है ऐसे। तो जब तक इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जब तक क्लॉकवाइज में, उसको मान लीजिए हम प्लस दिखाए, प्लस दिखाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ प्लस रहा, कांस्टेंट नहीं है। ऐसे में मैग्नीट्यूड मान लीजिए 0 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 0 ऐसे हुआ है, मैंने बढ़ा है थोड़ा देर के लिए। मैंने कोई ऐसा टाइम था जिसमें मान लीजिए 1 एम्पियर था पूरा में, फिर 2 एम्पियर हुआ, ऐसे बढ़ करके 3 एम्पियर हो गया, लेकिन डायरेक्शन वही था। 5 एम्पियर गया उसी डायरेक्शन में, घटा 4 हो गया लेकिन अभी उसी डायरेक्शन में है, 3 हो गया अभी उसी में, 2 है उसी में, 1 है उधर ही, एंड अंत में 0 है एंड उधर ही। समझ गया? अब उसका उल्टा डायरेक्शन में फॉलो करना शुरू किया, उसके बाद ऐसे गया, अब डायरेक्शन उलट गया इसमें, अब ऐसे होने लगा। नहीं समझे? आप ऐसे देखिए, उसके बाद मान लीजिए इसमें ये ऐसे डायरेक्शन हो गया, उलट गया डायरेक्शन। अब करंट ऐसे जा रहा है सर्किट में, पहले वाला हो गया, अब थोड़ा देर के लिए अब ऐसे बहना शुरू हो गया उल्टा डायरेक्शन में। अब उल्टा डायरेक्शन में फिर फिक्स नहीं है, साइन फलन की तरह वैरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड में साइन फलन की तरह। उल्टा डायरेक्शन में ये ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर -i0 तक, और फिर घटते घटते 0, और ये एक चक्र हो गया। माने एक साइकिल में एक पॉजिटिव वाला डायरेक्शन और दूसरा नेगेटिव वाला डायरेक्शन, दोनों मिलकर के एक चक्र हो गया। अब फिर यही खेल, फिर अब सेम डायरेक्शन में जो चीज यहाँ से यहाँ तक था, अब वो ऐसा ही चीज रिपीट किया, फिर ऐसे। हाँ चलते रहेगा, हमेशा खेल चलते रहेगा। आपके जानकारी के लिए, हम लोग जो अल्टरनेटिंग यूज कर रहे हैं ना, 1 सेकंड में इस तरह का 50 को बनाता है, 1 सेकंड में। दिन रात बिजली यूज कर रहे हैं तो दिन रात यही होते रह रहा है। आप क्यों लग रहा है, आप लोग लग रहा है कि यही होते रहेगा, होते रह रहा है। 24 आवर आपके घर में सप्लाई है अल्टरनेटिव, तो 28 आवर इस तरह का है।
नहीं समझे क्या? और एक जो है ये नहीं एक एक चक्र आपको बोले ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए यहाँ 0 टाइम पे है तो यहाँ जो है 1/50 सेकंड पे है बुझिए। इसमें समय लगा है 1/50 सेकंड, 1 सेकंड का 50वां भाग। यहाँ आइएगा तो फिर वैसा ही एक तो बना, यहाँ पर टाइम हो गया 2/50। जो आप बोले हैं कि ऐसा ही चलते रहेगा इस पर बोल रहे हैं 1/50 1 सेकंड का 50वां भाग, समझ में आ रहा है? 1 सेकंड के 50वां भाग में ऐसा होगा। तो अगर पूरा 1 सेकंड मिलेगा, 1 सेकंड के 50वां भाग में एक हो गया तो पूरा 1 सेकंड दीजिएगा तो 1 सेकंड में 50 ठो 1/50 होगा, नहीं होगा क्या? ये 50 1/50 तब ना जाके 1 सेकंड होगा, यानी 1 सेकंड में इस तरह का 50 चक्र पूरा करेगा। तो इसी को तो बोलते हैं 50 हर्ज हम लोग के यहाँ का सप्लाई है। 1 सेकंड में 50 कुछ इस तरह का चीज होगा। वो वोल्टेज के टर्म में बात कर रहे हैं, जिस तरह से करंट वैरी कर रहा है उसी तरह से वोल्टेज का भी वेरिएशन होगा, वो भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। तो आप एक देखें उसके बाद अगला देखें, फिर ये चीज सेम चीज इट विल गेट रिपीटेड। समझ गए कि नहीं? अब ये चलते रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग है एंड साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग है, ठीक है कि नहीं? अल्टरनेटिंग में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वाला भी हो सकता है। देखिए इसमें एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है साइन फलन की तरह। हम लोग इस तरह का अल्टरनेटिव भी एक बताए थे कल वाला क्लास में कि मान लीजिए ऐसे है, ऐसे थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 2 एम्पियर पर कांस्टेंट, 2 एम्पियर पर कांस्टेंट, और फिर उसका डायरेक्शन जस्ट उलट गया, वैल्यू 2 एम्पियर ही रहा। उसका इतना का एक साइकिल है। अब फिर क्या होगा इसके आगे? फिर इस तरह से, नहीं समझे? कुछ देर के लिए अब फिर इस ढंग का, माने इधर समझिए आपका करंट है और इधर समझिए कि आपका ये जो है टाइम है। कुछ समझ में आया कि नहीं? अब देखिए तो एक ऊपर वाला हाफ ये वाला ऐसे बनाइए। इसमें देखिए तो मान लीजिए यहाँ आपका वैल्यू ये, इसको हम I0 कहें। I0 पे फिक्स्ड है कि नहीं है? देखिए ना ये फिक्स्ड है। उसके बाद क्या हो रहा है आप इसको ध्यान देख लीजिए, देखिए ना ये मान लीजिए I0 पे, जैसे I0 2 एम्पियर मान लीजिए, दिस इज 2 एम्पियर, 2 एम्पियर है I0 का मान। तब आप समझिए क्लॉक वाइज 2 एम्पियर और उसके बाद फिर काउंटर क्लॉक वाइज 2 एम्पियर फिक्स्ड। तो ये कुछ टाइम में मान लीजिए इतना टाइम के लिए 2 एम्पियर क्लॉक वाइज और फिर 2 एम्पियर काउंटर क्लॉक वाइज। इसको हम क्या दिखाएं यहाँ तक कि हमारा मान लीजिए -2 एम्पियर है या -I0 इसको कहें, बोलिए ना। I0 मैंने मैक्सिमम जो मान है उसका जो वैल्यू है। अब एक चक्र हो गया इसका, इसमें जो इसको भी फिर क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक को कहेंगे जो टाइम लगेगा, इस टोटल टाइम को कहेंगे एक टाइम पीरियड। इसमें जो टाइम लगेगा उसको क्या कहेंगे? जैसे यहाँ से यहाँ ये होने में मान लीजिए जो टाइम लगा था, इस टाइम को बोलेंगे एक टाइम पीरियड, जो कि 1/50 सेकंड है। ये उसके बाद यहाँ से लेकर के ये आपका ये दूसरा नेक्स्ट टाइम पीरियड था, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम पीरियड की बात हो गई। एक टाइम पीरियड में एक चक्र पूरा करेगा, एक चक्र पूरा करने में जो टाइम लगेगा दैट इज 1 टाइम पीरियड। समझ गया कि नहीं? इसमें ये हुआ, इसका एक चक्र पूरा हुआ, ये भी अल्टरनेटिंग है, ये भी थोड़ा देर के लिए पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, मतलब डायरेक्शन उलट रहा है इसमें भी। फिर ये मान लीजिए इतना यहाँ तक आइएगा, ये दूसरा चक्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक और टी हो गया। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। और भी तरीका हो सकता है करंट के वेरिएशन का, आपको ऐसा मिलेगा इंजीनियरिंग अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको मिलेगा जिसमें करंट का वेरिएशन डिफरेंट स्टाइल में होगा। आपको एक ऐसे बता रहे हैं,
थोड़ा ज़्यादा आप लोग के बोर्ड से हो गया, लेकिन आप ध्यान में रखिए, ये तरह तरह से हो सकता है। ऐसे है। नहीं समझे? ये मान लीजिए इसमें ऐसे वेरिएशन है, आप यहाँ देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर ये I0 है, इधर करंट का प्लॉट किए, इधर टाइम का प्लॉट किए। इसमें देखिए क्या हो रहा है, शुरू में करंट इतना, उसके बाद करंट का मान गिरा है, और गिरते गिरते क्या हो गया, 0 हुआ है, और उसके बाद क्या हो रहा है, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव में फिर मान लीजिए ये गया यहाँ तक, अब ये क्या कहिएगा, ये आपका -I0 है, बोलिए, यह -I0, अब इसमें यहाँ तक गया, फिर उसके बाद फिर क्या हो गया, फिर प्लस से ऊपर चला गया एक बार I0 पे, यहाँ -I0 के बाद I0, एंड देन बोलिए ना, सपोज करिए इस तरह से करंट का वेरिएशन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये अल्टरनेटिंग है, कुछ देर के लिए पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नहीं है क्या, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव, उसके बाद 0, फिर उल्टा दिशा में, नहीं समझे, इस तरह से हो रहा है। तो एक ये स्टाइल है, ये अल्टरनेटिंग है, नहीं समझे। आप ये ना बुझिएगा कि अल्टरनेटिंग मतलब ऐसे ही होगा, हाँ वो एक खास तरह का अल्टरनेटिंग है, जैसे साइन वाला अल्टरनेटिंग हम बोले हैं ऐसे, ये आप ऐसे जो आप दिखा रहे हैं ऐसे, ये एक अल्टरनेटिंग है, ये भी ये आपका एक अल्टरनेटिंग है, मान लीजिए ऐसे हम दिखावें, ये हमारा अल्टरनेटिंग है। क्या कुछ है, समझ पाए कि नहीं आप लोग, अभी तो देखे ना इसका डिटेल वाला एक अल्टरनेटिंग, तो ये आप यहाँ से काम चलाइए फिर। तो हमारा अभी जो है, हम लोग अल्टरनेटिंग तो देख लिए, तरह तरह का अल्टरनेटिंग एंड तरह तरह का डायरेक्ट, नहीं बुझे, तो क्या कंक्लूड निकाले, मतलब अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट का रिलेशन मेनली डायरेक्शन के साथ है। अल्टरनेटिंग का मतलब हुआ लूप में डायरेक्शन का बदलना, हाँ मैग्नीट्यूड कैसे बदलेगा, डायरेक्शन बदलने के साथ साथ मैग्नीट्यूड कैसे बदल रहा है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और हम लोग का अभी जो मेन फोकस है वो ये साइन वाला पे फोकस है, ठीक है, हम लोग का जो मेन फोकस है कुछ पे है, साइन वाला पे, इस पे फोकस है हम लोग का, ये हम लोग का इंटरेस्ट का चीज है, ये वाला।
ये इसमें हम लोग का मेन फोकस ये है। अब इस ग्राफ में देखिए क्या क्या चीज है इसमें। इस ग्राफ को देख करके करंट टाइम के साथ साथ वैरी कर रहा है, तो करंट का जो मैक्सिमम मान है उसको हम लोग कहेंगे पीक करंट। करंट बढ़ते बढ़ते इस ग्राफ में देखिए तो ये 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू यही है, बोलिए ना। ये क्या है इसका, ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू का मान कितना है, I0। तो इस I0 को हम लोग बोलेंगे पीक करंट। इस ग्राफ को देख करके समझिए, अगर ये करंट मान लीजिए अगर इस तरह से है तो इसमें जो I0 होगा, इस I0 को हम लोग बोलेंगे, इस I0 को हम बोलेंगे इट इज पीक करंट। ठीक है, ये बात समझ गए, पीक करंट। और ये देखिए करंट का मान हर एक टाइम के साथ साथ बदल रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक टाइम यहाँ हम सोचे, एक टाइम यहाँ सोचे टी, तो इस टाइम पर करंट इतना है, वो यहाँ पे दिख रहा है, बोलिए ना। अरे भाई इसमें पल पल करंट बदल रहा है कि नहीं। जैसे ये अभी हम दिखाए हैं, तो ये एक कोई टाइम है, 0 टाइम पे 0 है, अब उसके बाद के टाइम पे इतना, उसके बाद के टाइम पे इतना, उसके बाद के टाइम पे इतना, फिर इस टाइम पे इतना। तो टाइम के साथ साथ ये बदलते बदलते मान लीजिए बढ़ते बढ़ते यहाँ पर गया, फिर टाइम बढ़ा तो अब घटने लगा। ये जो वैल्यू जो दिख रहा है ना, ये वाला, एक को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई, इस बिंदु पर हम फोकस करें, एक बिंदु यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर करंट का मान इतना है। मान लीजिए कोई टाइम टी है, तो टाइम टी पे इतना है, इसको हम क्या कहेंगे, एक आई लिख देते हैं। माने करंट तो इसमें पल पल बदल रहा है, ये तो ग्राफ है ना बता रहा है कि 0 से शुरू होकर के इधर टाइम को प्लॉट किए है, इस साइड में मेरा टाइम जा रहा है ऐसे, मान लीजिए ऐसे टाइम है। ठीक है, तो इसमें इतना जो आपको दिख रहा है, ये ग्राफ में देख करके देखिए, एक करंट का मान पल पल बदल रहा है कि नहीं, नहीं बदल रहा है। ये जो है इसके बाद मान लीजिए इस टाइम पे इतना, इसके थोड़ा देर के बाद कितना हो गया, बढ़ गया, इसके थोड़ा बाद और क्या हो गया, बढ़ गया, फिर यहाँ पर बढ़ करके कितना हो गया, पीक पे चला गया, फिर अब उसके बाद क्या हुआ, घटा, फिर ये कम हुआ, फिर कम हुआ एंड 0 हो गया, अब फिर उल्टा डायरेक्शन में बह रहा है, बोलिए ना। तो करंट का मान पल पल बदल रहा है कि नहीं। तो एक हम लोग पल पल जो मान है जो कि आई है, उसको हम लोग छोटा आई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा आई है, दिस आई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, नहीं है क्या। माने सर्किट में करंट का मान जो आई है, ये 0 से बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 5, फिर 5 से घटते घटते 0, फिर उल्टा दिशा में 0 से बढ़ते बढ़ते 5, फिर घटते घटते उसी दिशा में 0, ये बदल रहा है। तो करंट का मान पल पल बदल रहा है कि नहीं। तो हमारा जो करंट जो है, दिस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इतना बात समझ गए। एक क्या हो गया आपका पीक करंट, और ये आई जो होगा जो कि टाइम का फंक्शन है, जो कि पल पल बदल रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको बोल रहे हैं इंस्टैंटेनियस करंट। क्या लिख लिया ये, इंस्टैंटेनियस करंट। ये स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ कर लिया, इंस्टैंटेनियस, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस करंट। ये जो हमारा आई है, इसको इधर लिख लीजिए, ये हमारा आई है, इंस्टैंटेनियस करंट है। ये पल पल बदलने वाला करंट है, बोलो, इंस्टैंटेनियस करंट, इंस्टैंटेनियस करंट। दैट इज इंस्टैंटेनियस करंट। आई होप आप बात को समझे। इंस्टैंटेनियस करंट हो गया जो पल पल बदलेगा, जो कि टाइम का फंक्शन होगा। अब इसमें एक चीज होता है, एक चीज को समझिए, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब हुआ, देखिए रहे हैं कि एक ही तरह का चीज रिपीट हो रहा है कि नहीं।
आप लोग का जो रूटीन है आज आज के डेट में वो क्या है, एक सर्टेन पीरियड के बीच में रिपीट कर रहा है कि नहीं। सवेरा हो रहा है, फिर जगह क्लास वगैरह अपना ट्यूशन का अटेंड किए, फिर शाम हुआ, फिर रात हुआ, उसके बाद फिर कल सवेरे होगा, फिर यही चक्र रिपीट करेगा। जो आज हुआ है सो फिर कल होने वाला है, फिर परसों होने वाला है, तो एक ही चीज रिपीट कर रहा है। मान लीजिए 24 आवर में आपका सब कुछ रिपीट कर जा रहा है। आप लोग का रिपीटेशन का टाइम पीरियड 24 आवर है। बोलिए, तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक शब्द बोलेंगे टाइम पीरियड। तो देखो यहाँ से लेकर के एंड हम यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक की बात करें, तो एक मान लीजिए कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आधा एक काम होगा, और फिर क्लॉकवाइज में इस तरह का हो गया। जैसे जैसे वेरिएशन हुआ है, फिर नेक्स्ट हाफ में सेम तरह का वेरिएशन है। नहीं समझ में आया क्या? जो यहाँ 0 से t के बीच में जो चीज है, t मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वही बात है कि नहीं? बोलो ना। तो यहाँ पे टाइम जो बदल रहा है, यहाँ से देखिए, इसको हम कहें कि ये हमारा 0 टाइम है। यहाँ पर जब हम पहुंचे तो यहाँ के टाइम को बोलेंगे हम 1t। अगर एक चक्र मारने में टाइम लगा है, टाइम पीरियड अगर t है, तो यहाँ पर जाते जाते हमारा टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर का टाइम हमारा यहाँ लिखे, यहाँ पर हमारा टाइम, अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं इस जगह पर हमारा टाइम, इधर तो टाइम है ना प्लॉट किए हैं, तो यहाँ पर हमारा टाइम का मान क्या है, ये हमारा t है। उसके बाद t का आधा और बीता, फिर आधा साइकिल रिपीट कर गया। बोलिए, फिर आधा साइकिल, फिर उल्टा दिशा में एक साइकिल का आधा। तो यहाँ पर कोई पूछेगा यहाँ पर कितना टाइम होगा, यहाँ पर 2t होगा, t का मान 2t इधर। तो एक हम क्या बोलेंगे, एक चक्र में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। माने यहाँ से लेकर के एक चक्र पूरा हुआ, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, अब फिर अगला चक्र शुरू होगा तो फिर एक बार ऐसे, अब फिर एक बार ऐसे, तो ऐसे एंड ऐसे, इसमें जो टाइम लगा दैट इज 1 टाइम पीरियड, और इसको एक चक्र बोलेंगे। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम चीज रिपीट किया, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज दूसरा साइकिल। ये हमारा सेकंड साइकिल हो गया। फिर इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। होगा कि नहीं होगा? तो इसमें एक शब्द क्या आया, लिखेंगे कैपिटल T लिखेंगे हम। ये हम लिखेंगे कैपिटल T इक्वल टू टाइम पीरियड। हमारा एक साइकिल में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन इन 1 साइकिल। Time taken in 1 cycle is called बोल रहे हैं टाइम टेकन इन 1 साइकिल, क्या है, इन कंप्लीटिंग 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यहाँ इसको थोड़ा सा, टाइम टेकन इन इनकम टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नहीं समझे क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। एक चक्र पूरा करने में जो समय लगेगा उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कोई पूछे थे व्हाट इज टाइम पीरियड, देन दिस इज टाइम पीरियड। एक चक्र पूरा करने में जो समय लगेगा उसी का नाम आवर्तकाल है। टाइम पीरियड को हिंदी में क्या बोलेंगे,
इतना समझ में आ गया, इसको बोलेंगे आवर्तकाल, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए कि एक में कैपिटल टी लगा, आइए जो टी जो है ना 1 सेकंड से कम है, जैसे हम क्या बोले 1 सेकंड के 50वां भाग में ही इतना पूरा कर लिया, 1 सेकंड के 50वां भाग में। अगर 1 सेकंड दीजिएगा तो उसमें ऐसा ऐसा 50 गो होगा कि नहीं होगा? 1 सेकंड के 50वां भाग में 1, तो 1 सेकंड में ऐसा ऐसा कोई को 1/50 होगा, 50 तो क्या हो जाएगा 50 साइकिल हो जाएगा, तो 50 साइकिल पर सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। या इसी को बोलेंगे 50 हर्ज बोलेंगे। आप ऐसे भी एक एक नियम एक लगा लीजिए कि टी सेकंड में एक चक्र, टी सेकंड में, तो 1 सेकंड में 1/T चक्र, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। नहीं समझे क्या? माने टी सेकंड में 1 सेकंड में 1/T, इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ में आया क्या? ये ऐसे हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। ये हो गया है ना? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एक टर्म है फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या लिखिएगा? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में कितना चक्र पूरा करेगा उसी को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ साइकिल मतलब प्रति सेकेंड साइकिल का क्या होगा? चक्र, चक्र, चक्रों की संख्या वही है, मतलब प्रति सेकेंड सेकेंड चक्रों साइकिल मैंने चक्र, कई गो चक्र पूरा करता है, तो प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या को समझ गए कि नहीं? तो ये हो जाएगा, मैंने 1 सेकंड में कितना चक्र पूरा किया, कितना साइकिल पूरा किया, इसको क्या लिखेंगे? इसके लिए फॉर्मूला लिखिएगा ना ये ऐसे। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी ये इसको हम लोग शुरू कर ऐसे सूचित करेंगे, रुक जाइए। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा सिंबल रहेगा न्यू, ऐसे लिखेंगे न्यू, ठीक है? तो यहाँ न्यू बराबर होगा 1/T के। तो इतना चीज तो जान गए। पिक करेंट, अच्छा एक चीज और देखिए, ये I0 को जो आप लोग बोलते हैं ना पिक करेंट, अभी जो I0 को क्या बोले थे? पिक करंट। इसको हम लोग एक और शब्द बोलेंगे, ये जो पिक करंट है इसको हम लोग बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? या इसको बोलेंगे करंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम मान, करंट का एम्पलीट्यूड, करंट और करंट, पिक करंट और करंट का एम्पलीट्यूड मतलब करंट का मैक्सिमम मान। मेरे ख्याल में कुछ चीज हो गया, पिक हो गया ना, टाइम पीरियड हो गया, हो गया। तो
इंस्टेंटेनियस की बात हो गई, ठीक है। ये सब आप देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लियर। अब देखिए इसमें ये जो आप जो अभी अभी जो देखे हैं, इसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन फिट करना चाहिए कि नहीं। ये जो आप देखे इसमें हम लोग ये जो बात कर रहे हैं, ये हम अभी जो बोले हैं ना, ये कौन चीज है, ये है हमारा साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट, साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट माने एक ऐसा अल्टरनेटिंग करंट जो साइन फलन की तरफ बदलता हो, नहीं समझे। माने साइन फलन के हिसाब से जिस तरह से साइन फलन का मान बदलता है उसी तरह से है ये, एंड अल्टरनेटिंग भी है, डायरेक्शन भी बदल रहा है। आई होप बात को समझ गए हैं आप लोग। बोलिए पूरी बात को एक पेज में हटेगा कि नहीं है। आई होप आप समझ गए, सबको एक पेज में कर दे रहे हैं कि आप लोग को सहूलियत होगा देखने में। ये समझ गए आप लोग। अब एक बात पे ध्यान दीजिए, ये जो आपको जो ग्राफिकली करंट के वेरिएशन को देखे, तो करंट का जो ये ग्राफिकल वेरिएशन जो है, करंट का जो एक ग्राफिकल वेरिएशन है, इसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हमको फिट करना है भाई। ये जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको मैथमेटिकली इसमें कोई फिट करने वाला इक्वेशन चाहिए कि नहीं। माने एक गणितीय इक्वेशन जो कि इसमें जितना चीज है सब चीज को इंक्लूड करे, तो इसके लिए हम लोग साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ देखिए इक्वेशन ऑफ साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। साइनसॉइडल साइनसॉइडल इक्वेशन ऑफ साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है ऐसा, ये आप ऐसे लिखिएगा आई इक्वल टू एक I0 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये इस तरह का रहेगा। आई बराबर सुनते रहिए, पर इत्मीनान से कोई नया बात सीखना हो तो सबसे पहले बात होता है उसमें बुद्धि नहीं फंसाना है, बिल्कुल आपके लिए सब कुछ नया है। इतना तो ग्राफ देख चुके हैं कि उसका वेरिएशन साइन फलन की तरह है, तो इसमें साइन फलन कहीं ना कहीं से आना चाहिए। तो वो जो करंट है उसको अगर हम दिखाना चाहें मैथमेटिकली तो उसका इस तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा, ठीक है। आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये इक्वेशन आएगा। अब इस इक्वेशन में ये इक्वेशन जो है ना, इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ देखे थे सो था, या उस ग्राफ के हिसाब से ये हमारा क्या है,
एक इक्वेशन है, ऐसा समझिए। तो इसमें जो हमारा आई आएगा, वैसे एक जनरल है ये, एक जनरल साइनोसॉइडल का ये इक्वेशन है। तो यहाँ आई लिखिएगा, इस आई को हम लोग क्या बोलेंगे, आई को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। इस आई को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। और इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में से निकालिए, इस इक्वेशन में से यहाँ जो आया हुआ है, ये देखिए, ये आई जो है ये आपका टाइम का फंक्शन है, गौर करके देखिए। इसमें जो है ये आई टाइम का फंक्शन है, यहाँ देखिए इसमें टाइम है, आई यहाँ क्या है, आई है। तो ये आई जो है टाइम का फंक्शन है। बाकी इसमें तीन चीज दिखाई दे रहा है आपको, एक दिखाई दे रहा है आई जीरो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओमेगा, और यहाँ दिखाई दे रहा है डेल्टा। तीन टर्म जो है कांस्टेंट टर्म है इसमें। अब वेरिएबल में एक वेरिएबल है टाइम और दूसरा वेरिएबल है आई, एक वेरिएबल है आई और दूसरा वेरिएबल है टी टाइम, एक पर है टाइम और दूसरा है आई। हम ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं, ऐसा मान के हम लोग चलेंगे। आई हमारा एम्पियर में है और हमारा टी जो है सेकंड में है। समझ गए कि नहीं, इस इक्वेशन में आई इंस्टेंटेनियस करंट, ये समझ गया। और आई जीरो जो आपको जो दिख रहा है, इस आई का ही पिक वैल्यू है, आई का ही पिक वैल्यू है। क्योंकि इधर वाला जो टर्म जो दिख रहा है, ये वाला जो टर्म है जो साइन से रिलेटेड है, इसका मान ज्यादा से ज्यादा 1 होगा। तो ज्यादा से ज्यादा साइन वाला टर्म का मान 1 होगा। इसका आप ऐसा सोच सकते हैं, इस ये जो इक्वेशन है ना, तो इसमें आई बराबर यहाँ आई जीरो और इसको लिखिए साइन, आप पूरा जो ये ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, इसको हम लिख देते हैं फाई। क्या कर दिए, मान लीजिए लिख दिए फाई या थीटा लिख लिए। ये देखिए, तो अब इसमें साइन फाई जो टर्म दिख रहा है, ये टोटल के बदले में साइन है, इतना के बदले में लिख दिए फाई, ये साइन फाई हो गया। तो साइन फाई का मैक्सिमम मान क्या होगा, 1। इसलिए इस आई का यानी जो इंस्टेंटेनियस करंट है, इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, आई जीरो गुणा 1। तो आई का मैक्सिमम मान आई जीरो होगा, इसलिए ये पिक करंट होगा। मैक्सिमम करंट आई का मैक्सिमम मान, क्योंकि ये मैक्सिमम 1 होगा, इसलिए आई मैक्सिमम आई जीरो गुणा 1 यानी आई जीरो होगा। तो ये पिक करंट होगा। तो इक्वेशन देख के भूल जाइएगा, ये पिक करंट है। समझ गया कि नहीं, दिस इज योर पिक करंट। उसके बाद का जो टर्म है, ये जो ये आई जीरो जो है, इस आई जीरो का नाम होगा क्या, पिक करंट या करंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी बाद में बोलेंगे इसको, धीरे धीरे, इसको अभी बोल रहे हैं करंट एम्पलीट्यूड, हम लोग इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे। दिस आई जीरो इज करंट एम्पलीट्यूड। बोलो, इस आई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन लिखे थे ना, यहाँ आई बराबर आई जीरो आई साइन आई, इतना के बदले में फाई लिख दिए। अब इसमें देखिए, ये फाई जो लिखे हैं इतना के बदले में लिखे हैं, बोलो ना, ओमेगा टी प्लस डेल्टा के बदले में क्या लिखे हैं, फाई। तो ये जो टोटल फाई जो हम लोग लिखते हैं ऐसे, फाई, फाई को बोलते हैं हम लोग फेज बोलते हैं। ये जो टोटल जो किएंगे साइन के बाद ये जो टोटल ओमेगा टी प्लस डेल्टा टर्म है, जिसके बदले में हम यहाँ फाई लिखे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाई को बोलते हैं फेज, इसको हिंदी में बोलेंगे कला। नहीं समझे, कला फेज, इसका कला फेज लिख लिए। अब फेज में जो है, ये देखिए, ये फेज में यहाँ जो टोटल ये फेज है, यही टर्म फेज है। समझ रहे हैं ना, कुछ क्लियर हो रहा है। ये जो है इसमें, ये फाइव में ये जो आपको यहाँ पर लिखा गया है ओमेगा टी प्लस एक क्या लिखा गया है, डेल्टा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिखा गया है। तो इसमें जो है ये जो ओमेगा मेन यहाँ जो आया हुआ है, टी तो टाइम है, टाइम है, पल पल बदलने वाला टाइम वेरिएबल। तो ये हमारा, अब इस फेज में जो टोटल ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, इस ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, इस ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
कुछ क्लियर हुआ है? ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति इसको बोल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और ये डेल्टा जो आया है, इस डेल्टा को बोलते हैं फेज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? फेज कांस्टेंट, कला नियतांक। नहीं समझे? क्या बोलेंगे? फेज कांस्टेंट, कला नियतांक बोलेंगे। या इसको हम कह सकते हैं t बराबर 0 पर फेज। ये जो इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन, इसमें t के यहाँ पे 0 लिखिए, तो t बराबर 0 लिखिएगा तो ये टर्म पे 0 हो जाएगा, तो फाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? डेल्टा। यानी जब t 0 होगा उस समय का फेज कितना होगा? डेल्टा। t बराबर 0 पर का फेज, तो फेज एट t इक्वल टू 0 या फेज कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या लगेगा? कला नियतांक। ठीक है, इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? हो गया। इसको और क्या कह सकते हैं? देखिए इसी में लिख देते हैं, आप चेक कर लीजिए। एट t इक्वल टू 0, t बराबर 0 पे हम बात करें तो हमारा फाई बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा गुणा टी के यहाँ पे 0 प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा। ये टर्म 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? डेल्टा। तो हमारा फाई बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा। तो क्या हुआ? t बराबर 0 पर जो फेज है वही फेज कांस्टेंट है, माने फेज कांस्टेंट इज फेज एट t इक्वल टू 0। t बराबर 0 पर फेज कितना होगा? नहीं समझे? यहाँ लिख लिया आप लोग? ऐसे लिखते हैं, फेज कांस्टेंट डेल्टा इज फेज एट t इक्वल टू 0। t बराबर 0 पर जो फेज होगा वही फेज कांस्टेंट होगा। फेज कांस्टेंट डेल्टा इज फेज एट t इक्वल टू 0। t बराबर 0 पर फेज है, कौन चीज? फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट डेल्टा इज फेज एट t इक्वल टू 0। t बराबर 0 पर फेज क्या होगा? दैट इज योर फेज कांस्टेंट। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इतना लिख लीजिएगा। अब आप देखिए इसमें जो है, जो टाइम पीरियड जो होगा ना, उसका संबंध टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का संबंध ओमेगा से है। टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी जो है उसका संबंध ओमेगा से है। ये देखिए, आप ये लिखिएगा, टाइम पीरियड जो होता है ना, जो टाइम पीरियड है, आगे आप लोग ये जान लीजिए, जो टाइम पीरियड टी है ये बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा के। एक रिजल्ट याद रखना है, इक्वेशन में जो ओमेगा आया है, ठीक है, तो उस 2 पाई में ओमेगा से भाग कर दीजिएगा तो आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड होगा। ऐसा ही में काम करिएगा तो चूंकि टी सेकंड में है, अगर आपका इक्वेशन इस तरह से है, आई इक्वल टू I0, यहाँ लिख रहे हैं साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिख रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए एक चीज पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए, तो ये आप इस इक्वेशन में, ये इसमें आप यूनिट टोटल रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो डेल्टा तो हमारा रेडियन में है, और ओमेगा टी जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ओमेगा टी, इसमें ओमेगा का जो यूनिट होगा ये होगा रेडियन पर सेकेंड, और टी का यूनिट होगा सेकेंड। ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा? रेडियन। तो ओमेगा टी का यूनिट हो जाएगा, ओमेगा की यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कौन चीज में रहेगा? ये जो ओमेगा जो दिख रहा है ना, ये ओमेगा रहेगा रेडियन पर सेकेंड में इसमें।
रेडियन पर सेकंड में रहेगा, फिर टी सेकंड में गुणा कर दीजिएगा तो सेकंड कट जाएगा, ये रेडियन हो जाएगा और डेल्टा भी रेडियन में रहेगा। तो टोटल का जो रेडियन में रहेगा, कौन रेडियन में रहेगा उसका साइन निकाल लीजिएगा। समझ गया कि नहीं? मान लीजिए कि जब मान निकालने के समय ये टोटल पता चल जाएगा कि कितना रेडियन है और उसका साइन निकालना है, तो उस रेडियन को आप डिग्री में भी कन्वर्ट करके सोच सकते हैं। अगर रेडियन में आपको दिक्कत लग रही है तो वो अपना साइन निकाल लीजिएगा, और वो जो साइन का वैल्यू होगा I0 में गुणा हो जाएगा, तब आपका इंस्टेंटेनियस करंट निकल जाएगा। आप इसमें क्या सीखे? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो टाइम पीरियड है दिस इज 2π/ω, यहाँ वाला ओमेगा याद रहना चाहिए। समझ गए कि नहीं? इस साइड में लिख दे रहे हैं। क्यों? ठीक है। ओके, ये इक्वेशन इधर लिख दिए हैं। इस इक्वेशन को देख करके आप पूछ जाइए, ये टोटल आपको ये टोटल जो दिख रहा है टोटल ही फाई है, बोलो ना। अरे भाई टोटल जो भाई है ना फाई है, बोलो भाई। इसमें याद रखना ओमेगा का यूनिट, तो ओमेगा कौन चीज में रहेगा? इस इक्वेशन में ओमेगा कौन चीज में है? रेडियन में, रेडियन पर सेकेंड में। ये आपका निकल गया, वहां रहने दे रहा है। आप यहाँ देखो, तो जब ओमेगा ये टाइम पीरियड निकल गया, यहाँ से टाइम पीरियड बराबर इतना, ये टी बराबर 2π/ω, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ओमेगा बराबर 2π/t। अगर टाइम पीरियड मालूम हो तो 2π में उसे भाग कर दीजिएगा तो ओमेगा निकल जाएगा। हम आपको टाइम पीरियड देकर ओमेगा पूछ सकते हैं, या फिर ओमेगा दे करके टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। समझ गया कि नहीं? तब हम क्या पूछेंगे? इसके बाद पूछेंगे एक टर्म, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे आवृत्ति। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपका कितना है? दिस इज 1/t। अभी निकला है 1/, और टी कितना निकला हुआ है? 2π/ω। ये कितना हो जाएगा? ω/2π। तो यहां से ये न्यू बराबर, दिस न्यू इज ω/2π, और यहाँ से ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 2π न्यू। ये बड़ा हिट रिलेशन है, ओमेगा इज 2π न्यू। समझ गए ना? ये जो रिलेशन हम लोग लिखे, ओमेगा इज 2π/न्यू। अब इसे देखिए, इस रिलेशन में हमारा फ्रीक्वेंसी, इसको यहाँ से लिख दें क्या? ये इधर है, यहाँ देखिए, इस बात को देखिए, ओमेगा इक्वल टू 2π न्यू। हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, 2π न्यू। तो इसमें देखिए ये दोनों में कैसा रिलेशन है? इस न्यू को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, सिंपली फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में 2π से गुणा कर दोगे तो ओमेगा हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, माने एंगुलर, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा? 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। बढ़िया काम नहीं कर रहा है। एक मिनट, आइए दूसरे पेज में। यहाँ हो गया ना? आप यहाँ आइए, एक लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू 2π न्यू। देखे ना क्या लिखे? ओमेगा इक्वल टू 2π न्यू। इसमें याद रखिए, इसमें न्यू क्या है? और इसमें ये ओमेगा क्या है? ये रिलेशन याद रखिएगा। आप देखिए तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के यार। कभी कभी लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी को दुगुना कर दिए, तो फ्रीक्वेंसी को अगर दुगुना करिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दुगुना, फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आधा। नहीं समझे? ये याद रहेगा तो सब कुछ पहचान गए कि नहीं? अब जो पूरा इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हमको ये मालूम हो, I0 मालूम हो जाए, ओमेगा मालूम हो जाए, डेल्टा मालूम हो जाए,
समझ गए कि नहीं? तो डेल्टा मालूम हो जाएगा, तो उसके बाद हम आई निकाल सकते हैं अपना कि नहीं निकाल सकते हैं? किसी भी टाइम पे आई निकाल सकते हैं। अब जैसे हम आपको इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस पे आप लोग फोकस करिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इस पर भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ऐसे आपके इक्वेशन दिया गया है, आई बराबर मान लीजिए लिख दिया ऐसे 5 एम्पियर, यहाँ लिखा साइन, यहाँ लिखा 100 पाई टी, अब प्लस यहाँ लिख दिया आई बाई मान लीजिए 6 लिख दिया, दिस वे ऐसे लिख दिया, एक दे दिया। अब देखिए तो इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, बोलो ना, इस रिलेशन में सब कुछ कांस्टेंट है। ये 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर, इक्वल टू इतना और साइन इतना। और ये देखो ये टोटल ये जो साइन करके ये वाला जो टर्म होगा ना, इसमें यूनिट नहीं होगा। एक साइन तो एक रेशियो है। आप देखिए यहाँ जो टर्म रहेगा ये रेडियन पर सेकंड में है, बुझिए, भले यूनिट नहीं लिखा गया है, लेकिन इतना क्या होगा, इसके साथ लगा हुआ है रेडियन पर सेकंड, और टी किस चीज में है, सेकंड में है। तो ये आपका रेडियन आ गया, ये भी रेडियन में है, टोटल जोड़ दीजिएगा रेडियन में है, उसका साइन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, वो यूनिट लेस हो जाएगा। तो ये एक नंबर होगा जस्ट, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है -1 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा, -1 मैंने टी के हिसाब से, टी जब बदलेगा ये इतना जो दिख रहा है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 to +1, इसी बीच में वैरी करेगा। अब आई का मान जो है इस -1 से 1 के बीच में आने वाला ये जो वैल्यू है आपका, इसमें 5 एम्पियर से गुणा होते जाएगा। अब यह तक ये गुणा होते जाएगा उसमें, तब हमारा आई निकलते जाएगा। ठीक है, तो जो आई ये यहाँ जो यूनिट है वही यूनिट आई का यूनिट होगा, क्योंकि ये इसमें तो कोई यूनिट है ही नहीं। तो अगर आई एम्पियर में है तो यहाँ वाला जो टर्म होगा 5 एम्पियर होगा, वो मतलब वो एम्पियर में है, ये एम्पियर में है, आई का मान एम्पियर में आ जाएगा। इतना देखने में बड़ा एक नंबर की तरह का चीज है, उसमें कोई यूनिट नहीं है, इतना बात समझ जाइए। अब इस इक्वेशन को देख करके, ऐसा इक्वेशन देख करके हम आपसे पूछ सकते हैं करंट एम्पलीट्यूड बताओ, ऐसे दे दिया गया क्वेश्चन। अब पूछेगा फाइंड, ऐसे लिख देगा इफ आई इक्वल टू इतना, ठीक है, देन फाइंड, ये फाइंड क्या निकालो पहला, इसमें हम कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, चाहे करंट एम्पलीट्यूड या पीक करंट, जो बोले क्या बोल सकते हैं, पीक करंट, या क्या बोल सकते हैं करंट एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। उसके बाद हम तुमसे पूछ सकते हैं टाइम पीरियड, दूसरा पूछ कह सकते हैं, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा पूछ सकते हैं फेज कांस्टेंट, पूछ सकते हैं, इधर लिख देते हैं। पांचवा पूछ सकते हैं फेज एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। छठा पूछ सकते हैं करंट एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड। इतना क्वेश्चन तो हम आपको दे ही सकते हैं इस सवाल में से, नहीं समझे, माने खाली ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपको इतने सवाल पूछे जा सकते हैं। बोलिए, इस इक्वेशन से इतने सवाल आपको पूछे जा सकते हैं कि बताओ पिक करंट कितना है, तो पिक करंट 5 एम्पियर, डायरेक्ट इक्वेशन देख करके तुलना कर लो, नहीं कर सकते हो। अब इतना हो जाने के बाद अगर हम बात करें ऐसे, तो इक्वेशन हमारा जो है ये याद रखना, यहाँ पे आपको जो इक्वेशन है, यहाँ देखो इक्वेशन है आई इक्वल टू 5 एम्पियर साइन 100 पाई t
टी प्लस पाई बाई 6, है ना इक्वेशन है। तो ये तुम्हारा जो इक्वेशन होता है आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा रहता है ना, इतना रहता है। तो इसमें जो हमारा जो I0 है ये हमारा 5 एम्पियर होगा। कंपेयर कर लो, I0 कितना होगा 5 एम्पियर। ओमेगा कोई पूछेगा यहाँ से तो ये 100 पाई, और याद रखना यूनिट भले नहीं लिखे हैं लेकिन इसमें है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो पीक करंट निकल गया, पीक करंट निकल गया। आई का ज्यादा से ज्यादा मान I0 हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो टर्म जो है इसको आप I0 साइन फाइव लिख के देख सकते हैं कि साइन फाइव वाला का मान ज्यादा से ज्यादा +1, इसलिए आई का मान I0 गुणा 1 यानी I0, आई का मैक्सिमम वैल्यू I0 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये हमारा निकल गया इतना। ओमेगा कितना निकल गया 100 पाई, निकला कि नहीं निकला। और क्या फेज कांस्टेंट डेल्टा तुम लोग बोलते हो, तो ये डेल्टा के यहाँ पे कितना है पाई बाई 6, ये रेडियन में है ही, पाई के साथ ही रेडियन लगा रहता है ऐसा हम लोग पूछते हैं, पाई के साथ ही रेडियन जुड़ा हुआ है। तो आप इतना बुझ गए। तो आपको जो है एक आंसर, ये पीक करंट वाला कौन था, यही 1 नंबर था। अगला क्या था टाइम पीरियड। तो देखिए बोले हैं कि टाइम पीरियड का संबंध यहाँ वाला जो टर्म ओमेगा है इससे है, टाइम पीरियड का संबंध ओमेगा से है। तो टाइम पीरियड जब निकालने चलिएगा तो आप लिखिएगा 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ से लिख दीजिएगा 2 पाई, और ओमेगा के यहाँ पे कितना लिखिएगा, ये 100 पाई पर सेकंड। बुझिए पाई के साथ अगर मान लिया जाए कि रेडियन लगा हुआ ऑलरेडी, तो ये पर सेकंड हो जाएगा। तो इसको ये आप कटाइएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 पाई से इस पूरा को कटा दीजिएगा 50 आ जाएगा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा यानी 1/50 सेकंड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/50 सेकंड, निकाल लिए। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी पूछा है तो 1/t करिएगा, तो 1 यहाँ देखिए 1/50, यहाँ यूनिट के साथ सेटिंग देखिए 1/50 सेकंड। अब ये चला जाएगा 50 ऊपर, सेकंड का क्या हो जाएगा पर सेकंड हो जाएगा। इसी को आप लोग लिखते हो 50, इस पर सेकंड को ही हम लोग हर्ज लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तुम्हारा 50 हर्ज। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग। एक आंसर तो ये निकल गया, टाइम पीरियड वाला एक आंसर था, तो एक आंसर ये हो गया, पता नहीं किसका था। टाइम पीरियड 2 नंबर, टाइम पीरियड क्या नंबर में था, पीक करंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फेज कांस्टेंट। तो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, बोलो ना, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड ये हो गया, आंसर ऑफ सेकंड हो गया ये। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाले, ये हो गया आंसर ऑफ 3 नंबर हो गया। अब उसके बाद क्या था फेज कांस्टेंट। तो फेज कांस्टेंट तो पहले ही निकला हुआ है, ये जो फेज कांस्टेंट पूछा है ना, ये डेल्टा ही ना फेज कांस्टेंट है। तो ये कितना है, तो एक आंसर आपका यही है तुम्हारा, बोलो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता तो डायरेक्ट ओमेगा बता देते। फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गए, अब क्या है अगला, फेज एट t equal to 1 second, phase at t equal to 1 second, a current at t equal to 0 second and t equal to 1 second। आप यहाँ आइए तो इसमें ये हो गया ना 1 सेकेंड, फिर लिख दे रहा है। आपका जो इक्वेशन था क्या था, 5 एम्पियर था ना, 5 एम्पियर साइन 100 पाई टी प्लस I/6। क्या पूछे थे फेज, ठीक बात। तो यही ना इतना फेज है। तब फेज की बात करें तब फेज के लिए एक्सप्रेशन क्या है, फेज इसको हम लोग 5 से डिनोट कर रहे हैं। तो इतना बराबर कितना है
इट इज 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6। अब इसी में देखिए ये फेज टाइम का फंक्शन है कि नहीं? अरे भाई जो फेज है ये टाइम पे निर्भर कर रहा है कि नहीं? ये टोटल जो एंगल फाई है यहाँ का, ये इसको टोटल को अगर हम लोग फाई बोल रहे हैं, ये हमारा जो फाई है ये टाइम पे निर्भर कर रहा है कि नहीं? तो टाइम का फंक्शन है, तो इसीलिए हम लिखेंगे एट टी इक्वल टू, क्या लिखे हैं, 0 1 सेकेंड। तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे लिखोगे फाई का मान, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 पाई, और टी के यहाँ पे कितना लिख दीजिएगा 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1 आप प्लस ये पाई बाई 6। तो सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 100 पाई आप प्लस ये पाई बाई 6 हो गया टी बराबर 1 सेकेंड पे। अब क्या पूछा है, करंट पूछा है, कब, 1 सेकेंड पे। तो अब आपका करंट के लिए फॉर्मूला दिया गया है आई इक्वल टू, ये है आपका 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर आई कितना लिखिएगा साइन, कब पूछा है, टी बराबर 0 पे पूछा है, यहाँ लिख दो एट टी इक्वल टू 0, टी बराबर 0 पे बात कर रहे हैं, एट टी इक्वल टू 0 आई बराबर 5 एम्पियर साइन, यहाँ क्या लिख दिए, ये 100 पाई गुणा टी के यहाँ पे 0, तो यहाँ टी, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 एम्पियर साइन पाई बाई 6, आई बराबर हो जाएगा 5 एम्पियर गुणा साइन 60 डिग्री, नहीं 30 डिग्री ना, पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2, ये कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर। तो ये टी बराबर 0 पर क्या निकल गया, फिर हम बोलेंगे एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो टी बराबर 1 सेकेंड पे निकालोगे आई बराबर, यहाँ 5 एम्पियर, यहाँ कितना हो जाएगा साइन, ये कितना हो जाएगा 100 पाई गुणा 1 आप प्लस, फिर उसको क्लोज करो भैया उसको, यहाँ देखो 5 एम्पियर साइन इतना, आप प्लस क्या लिख लीजिएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। अब हल करोगे ये तो, एक मिनट सुनिए, तो इतना बराबर हो जाएगा ये 5 एम्पियर साइन 100 पाई प्लस पाई बाई 6। यार क्या कर दिए, क्या हुआ, तो अब देखो तो 2 पाई के बाद 2 पाई का इंटीग्रल 2 पाई एन के बाद साइन कॉस सबका मान रिपीट कर जाता है, तो ये आपका 100 पाई है ना, तो 50 गुणा 2 पाई है कि नहीं, तो ये इतना हो जाएगा, 0 कैसे हो जाएगा, ये इतना है। अब आप आगे हल करिएगा तो आपका आई बराबर देखिए, आई बराबर हो जाएगा 5 एम्पियर, आई सीधे हो जाएगा साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 नहीं हो जाएगा, 5 एम्पियर साइन 100 पाई, तो 2 पाई के बाद वैल्यू साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है साइन 2 पाई साइन थीटा, तो ये आपका 2 पाई एन के हिसाब से सोचो, तो इतना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 6, ये कितना हो जाएगा 5 एम्पियर गुणा और साइन 30 डिग्री 1/2 यानी 2.5, बोलो आ गया, तो ये भी एक आंसर है। टी बराबर 0 पर भी करंट पूछे थे, उतना ही आया था, ये टर्म 0 हो गया, अब बाकी में 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपुल आ गया, तो दोनों में ही मान सेम आएगा। तो इक्वेशन देख करके मान लिखने आ गया कि नहीं, कुछ ग्राफ खींचने आ गया कि नहीं, नहीं आ गया,
अब इक्वेशन दे दे, आप पूछे कि पीक करंट बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, टाइम पीरियड बताओ, तो नहीं हो जाएगा। ये समझ गए, अब पूरा खेल भी समझ गए, अल्टरनेटिंग का माने बूझ गए। दो डायरेक्शन, एक को पॉजिटिव से दूसरे को नेगेटिव से शो कर रहे हैं, बोलिए ना। तो मेरा ख्याल आप लोग बात को समझे हैं, तो समझे हैं तो गुड, रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके।